नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स प्रेजेंटेड बाय बंधन म्यूचुअल फंड। और आज के इस शो में हम बात करेंगे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में। और इस फंड पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री दत्ता भांडवलदार, जो कि हेड ऑफ इक्विटीज हैं कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड से। श्री दत्ता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग करंट मार्केट सिनेरियो पर सेक्टर्स पर क्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक कंसिस्टेंट पेन के बाद हमने मार्केट्स में वापस स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई दी है, वापस से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लौटते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके की डेवलपमेंट्स यूएस में हो रही हैं, ट्रंप टैरिफ्स पर नजरें बनी हुई हैं, अर्निंग्स हमारे सामने आगे अब आना शुरू होंगी, तो कई सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि फर्दर डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। लेकिन सो फार जो रिकवरी मार्केट्स में दिखी है, आप उसे कैसे देखते हैं? क्या व्यू है आपका करंट मार्केट सिनेरियो पर? नमस्ते दीपाली, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग अस ऑन द शो। जैसे आपने काफ़ी सारी चीज़ें इलॉबरेट की या काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की, वो कॉम्प्लेक्सिटी अभी मार्केट में है। तो जब हम मार्केट को देख रहे हैं तो 3-4 तरीके से देख रहे हैं। पहला तो एक है कि नियर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नियर टर्म अर्निंग्स कैसी है, क्योंकि मार्केट बाकी सब कॉम्प्लेक्सिटी जो है मैक्रो की हमेशा रहती है, ग्लोबल हो लोकल हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी खुद की अर्निंग्स ग्रोथ कैसी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक पॉइंट है कि जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ लास्ट 2-3 क्वार्टर में थोड़ी स्लो रही है और ऐसा अंदेशा है कि इवन फोर्थ क्वार्टर में थोड़ी स्लो ही रहेगी। बट हमारा मानना है कि ये कॉन्टेक्चुअल थोड़ा सा स्लो डाउन है, सिक्लिकल स्लो डाउन है, जो कि गवर्नमेंट कैपेक्स थोड़ा सा मॉडरेट हुआ था, प्राइवेट कैपेक्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है और कंजम्पशन थोड़ा वीक था। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स थोड़ा सा कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक रहा है। अ, एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जैसे इलैबोरेट किया कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है विद ट्रम्प टैरिफ्स, और ये टैरिफ्स एक बार के लिए नहीं खत्म हो रहे हैं, हर महीने कुछ ना कुछ नया आ रहा है। जैसे आज भी ऑटो में कुछ टैरिफ्स की बात हुई है। इसका अनसर्टेनिटी आई थिंक रहेगा। एक इंडिया को एक एडवांटेज है, इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स ज़रूर होगा ग्लोबल ग्रोथ पे, कॉम्प्लेक्सिटी पे। अनसर्टेनिटी होता है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है। बट एक हमें एक फ़ायदा है कि इनहेरेंटली हमारा एक्सपोर्ट एज ए इकोनॉमी रिलेटिवली छोटा प्रोपोर्शन है, 13-14% ही है एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। एक दूसरा ऑल्सो एक चीज है कि हमारा बड़ा जो एक्सपोर्ट्स है वो प्रिडोमिनेंटली आईटी और फार्मा है, जहाँ पे आपका कॉस्ट एडवांटेज बड़ा है तो आपको इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। आपका इंटीग्रेशन ज्यादा है तो आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, बट उसका जरूर इम्पैक्ट आएगा। बोथ फ्रॉम अ कैपिटल फ्लोज पर्सपेक्टिव भी आता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो फ्लोज में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, और दूसरा ये है कि ग्रोथ में इम्पैक्ट आ सकता है। थर्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जब आज आप मार्केट को देख रहे हो तो आपको मार्केट को इस तरीके से देखना चाहिए कि हमने जो लास्ट ईयर एक्सेसेस किए थे या जो एस्टिमेटेशन थे अर्निंग्स पे भी, तो वैल्यूएशन अर्निंग्स कॉन्टेक्स्ट जो एक्सेसेस थे लास्ट ईयर वो धीरे धीरे करके करेक्ट हो रहे हैं। तो कंसोलिडेशन को मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, अर्निंग्स वापस आने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है वो जाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। यस, जो आपने लास्ट 2-3 महीने बीच में देखा वो वन वे स्ट्रीट था, जहाँ पे वन वे सेलिंग था, पैनिक था थोड़ा सा। धीरे धीरे करके आई थिंक जो करेक्शन ब्रॉडर मार्केट में ऑलमोस्ट 15-20% हुआ और निफ्टी में भी 10 से 15% हुआ, उसके बाद में एक आप ऐसे जोन में चले गए हो फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि यहाँ पे आप रादर पॉजिटिव चीजें होने की ओवर पीरियड ऑफ टाइम वेट करोगे, आप कंसोलिडेशन जोन में जाओगे और धीरे धीरे वैल्यूएशन करेक्ट होता रहेगा। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम देख रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो चीजें हैं जो प्रिडोमिनेंटली जो एक्सपेक्टेशंस थे लास्ट ईयर वैल्यूएशन में बिल्ट, और उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे अर्निंग्स आई है और अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज आई है, धीरे धीरे वो जैसे जैसे मार्केट एक जोन में टाइम स्पेंड करेगा, एक रेंज में टाइम स्पेंड करेगा, वो धीरे धीरे करके फैक्टर इन हो जाएगा वैल्यूएशन में। और हमारा अंदेशा है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 में धीरे धीरे करके अर्निंग्स ग्रोथ वापस डबल डिजिट चला जाएगा, और जैसे जैसे वो होगा उस हिसाब से मार्केट वापस से उसको डिस्काउंट करना शुरू कर देगा। ऑफ कोर्स विद इन ये पूरा जो गैमट है, इसमें लार्ज कैप ऑलरेडी फेयर वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा चैलेंजेस नहीं लग रहे हैं। वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ 12 से 13% सीएजीआर एक्सपेक्टेड है कंसेंसस का। बट जो ब्रॉडर मार्केट है उसके लिए ज़रूरी है कि जनरल जीडीपी ग्रोथ रेट या एफआईआई फ्लोज एज वेल एज इवन दी जनरली द ग्रोथ हैज टू रिवाइव फास्टर, बिकॉज वहाँ पे वैल्यूएशन में अभी भी थोड़ा एक्सेसेस हमारे हिसाब से है, या अर्निंग्स कट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं दूसरी तरीके से अगर उसको देखना है तो ब्रॉडर मार्केट।
हुँ। अच्छा, आपने वैल्यूएशंस की बात की, वैल्यूएशंस पर मैं आगे आपसे चर्चा करूँगी, लेकिन मैं पहले एक सवाल जो यूएस में टैरिफ फ्रंट पे डेवलपमेंट हो रही है, उस रिगार्ड्स में लेना चाहती हूँ। ऑटोज़ पर 25% टैरिफ की बात सामने आई है। हम सेलेक्ट, हालाँकि पूरी पॉकेट पर नहीं, बट वो कंपनीज़ जिनका यूएस में डिसेंट एक्सपोज़र है, वहाँ पर हमने इम्पैक्ट आज के हमने स्टॉक्स पर आते हुए भी देखा इस न्यूज़ फ्लो आने के बाद। अब 2 अप्रैल को ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बेस मेटल्स में एल्यूमीनियम पर, स्टील पर 25% टैरिफ की बात सामने ना आ जाए। उस पॉकेट में इस मद्देनजर हमने कमोडिटीज में काफी एक अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। अब अगर कमोडिटी के प्राइसेस ग्लोबली बढ़ते हैं तो अगेन ये इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो एज अ रॉ मटेरियल कमोडिटीज को यूज करते हैं। प्राइस हाइक हमने ऑटोज में स्पेशली आते हुए देखे हैं। जो ये ट्रम्प फैक्टर है या ट्रम्प पॉलिसीज का फैक्टर है, ये कितना और रिस्क पॉइज कर सकता है? आप 2 अप्रैल की मीटिंग से क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आउटकम से? और इस मद्देनजर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं या सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जो कि फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में रखने चाहिए? जैसे आपने अलूड किया, काफ़ी चीज़ें उसमें, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज़ सिंपल एज़ वी आर पुटिंग इट अप। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। क्लियरली कुछ पॉलिसीज़ टैरिफ के अराउंड जो है उसका इम्पैक्ट इंक्लूडिंग कमोडिटीज़ काफ़ी सारे सेक्टर्स पे होगा। बट ये ऑल्सो थोड़ा-सा काउंटर इंट्यूटिव है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो ऑलरेडी ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन है उसमें आप अनसर्टेनिटी क्रिएट कीजिए, आप बेसिकली सप्लाई चेन डिसरप्ट कीजिए, आप वैल्यू चेन डिसरप्ट कीजिए और उसके बाद में एक्सपेक्ट कीजिए कि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाएगा। तो हमारा ऐसा व्यू है कि ये सब जो पॉलिसीज़ है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उसका कमोडिटीज़ के लिए इम्पैक्ट एक्चुअली नेट-नेट नेगेटिव है, क्योंकि अ, ये जो सब चीज़ें हैं, ये ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है, ग्रोथ बढ़ा नहीं रही है, करेक्ट? एटलीस्ट फर्स्ट फेज़ में। तो ये हो गया कमोडिटीज़ पे। दूसरा आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ये जो 2 अप्रैल को पॉलिसीज़ एक्सपेक्टेड है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और कौन से सेक्टर में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? हमें ऐसा लग रहा है कि उस पे गेस करने से ज़्यादा ये सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से सेक्टर्स में बेसिकली अगर टैरिफ लगे और किस तरीके से लगे, क्योंकि ये ब्रॉड बेस नहीं सोचा जा सकता है। जैसे आप इंडियन फार्मा का सोचो तो बेसिकली अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाए तो हमने जो पढ़ा है कहीं पे या जो कंसेंसस है उसके हिसाब से 6 से 8% ही टैरिफ लग सकता है। बट जबकि वो 25% पे टैरिफ लगाया है कुछ सेक्टर में, सो हाउ इट किस फॉर्म में वो आता है? कि ये ब्रॉड बेस आता है पूरा की पूरा 25% इंडिया पे भी, या 20% या 15% कुछ भी, या सेक्टर वाइज़ आता है, उसका बहुत अलग आई थिंक इम्पैक्ट होगा। अगर सेक्टर वाइज़ आया तो आई थिंक इंडिया पे इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड होगा, क्योंकि आईटी सर्विसेज़ है, जो सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं। फार्मा जो है वहाँ पे 6 से 8% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, व्हिच कैन ईज़िली बी मैनेज। ऑफ कोर्स जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं या कैपिटल गुड्स है या पेट्रोलियम है या जेम्स एंड ज्वेलरीज़ है, शायद वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो इन चीज़ों को लेके टिपिकली अप्रोच हमारा इन्वेस्टमेंट साइड से ऐसा रहा है कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, वहाँ पे आप वेट एंड वॉच करो, क्योंकि ये सब पॉलिसीज़ है, इसमें कोई आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो कि कैसे प्ले आउट होगा। हो सकता है कि 2 अप्रैल को कुछ भी नहीं होगा एंड दे अगेन डिले इट। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया इज़ ऑलरेडी एट अ एडवांस स्टेज ऑफ एक्चुअली formulating the trade policy with US, and so it gets completely nullified. तो किस तरीके से ये प्ले आउट होगा पता नहीं है, तो तब तक इट्स बेटर कि जो सेक्टर्स बड़े हैं एक्सपोर्ट साइड में, वहाँ पे आप वेट और वॉच करो और देखो कि ये कैसे प्ले आउट होता है। जो 2 बड़े लिस्टेड स्पेस के हिसाब से जो 2 बड़े सेक्टर्स है, वो आई थिंक वो फार्मा, ऑटो है। बाकी स्पेसेस में तो इतना बड़ा एक्सपोर्ट्स इंडिया से यूएस की तरफ नहीं है। आईटी है, बट आईटी सर्विसेज है, तो वहाँ पे शायद इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख रहे हैं। रादर देन अवॉइडिंग, वी आर जस्ट वेटिंग कि इन सेक्टर्स में ये पॉलिसीज कैसी आती है, देन आप एक्ट करो। इनफैक्ट आईटी फार्मा पर आगे आपसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक क्विक क्वेश्चन श्री दत्ता जी, वैल्यूएशंस पर आपसे लेना चाहेंगे। जैसे आपने भी कहा, वैल्यूएशंस का जिक्र किया, अगर हम इंडियन मार्केट्स की पोजीशनिंग की बात करें तो हमने आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी मेजर्स लेते हुए देखे हैं। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए स्टेप्स ले रहा है। बजट में जिस तरीके की अनाउंसमेंट हुई हैं, अगर हम मार्केट्स की देखें तो जो हमने करेक्शन देखा पिछले 2 महीने में स्पेशली, उसके बाद हमने देखा कि लार्ज कैप्स फेयरली वैल्यूड नजर आ रहे हैं। अपने 10 ईयर एवरेज वैल्यूएशंस के नीचे भी हमने कई लार्ज कैप्स को फिसलते हुए देखा। अगर हम वैल्यूएशन कंफर्ट की बात करें और डिस्कम्फर्ट की बात करें, आपके हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके हिसाब से कहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट अब पूरी तरीके से आ चुका है, कहाँ है जहाँ पर अभी भी स्लाइटली वैल्यूएशंस रिच नजर आ रही हैं? सो आई थिंक वैल्यूएशंस जनरली आइसोलेशन में नहीं देखे जाते हैं। वैल्यूएशंस हमेशा अर्निंग्स के कॉन्टेक्स्ट में देखे जाते हैं। तो अर्निंग्स के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूएशन आज अगर लार्ज कैप देखा जाए तो
18 से 19 टाइम 1.5 ईयर फॉरवर्ड पे आ चुके हैं, जो लार्जली उनका ज़ोन रहा है लास्ट 8-10 साल। ऑफ कोर्स उसके बाद में भी अगर अर्निंग्स नहीं आएँगे तो चैलेंजेस है, बट आज जो अर्निंग्स पेंसिल्ड इन है, अबाउट 12 से 14% सीएजीआर, उसके लिए वो आई थिंक फेयर वैल्यूएशन ज़ोन में आ चुके हैं। बट वही बात उतना ही कॉन्फिडेंटली मैं मिड और स्मॉल कैप के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स जो ग्रोथ के बेसिस पे जो मिड और स्मॉल कैप ट्रेड कर रहे हैं, वो एनीवेयर बिटवीन 22 टू 25 टाइम्स अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, व्हिच इज़ अ प्रीमियम टू द लार्ज कैप। और वहाँ पे भी चैलेंज हमारे हिसाब से ये नहीं है कि सिर्फ वैल्यूएशन थोड़ा महँगा है। द चैलेंज इज़ कि अर्निंग्स कट जो हो रहे हैं, या ये जो अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी, ड्रिवन बाय बोथ ग्लोबल पॉलिसीज एज वेल एज relatively moderate capital expenditure on domestic side, moderate consumption expenditure on domestic side. इसका जो अर्निंग्स इम्पैक्ट है और अर्निंग्स कट जो आए हैं, अर्निंग्स पे जो वरी है, वो हमें ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा लग रहा है, और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे अभी भी while it has corrected 20%, 15-20%, valuations have come down from 25 to 28, 29 times to probably a bracket of 20 to 22, 23 times, depending on which part of the mid cap, small cap you are looking at. बट अर्निंग्स पे अभी हमें अभी भी वरी है, तो हम लोग एक्चुअली रादर यहाँ पे फोकस करेंगे कि अर्निंग्स कब रिकवर हो रहा है इस पार्ट का, रादर देन जस्ट द शेयर स्टैटिस्टिकल वैल्यूएशन का। और सिंस हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ पे कम है, हमें अभी भी लग रहा है कि कुछ अर्निंग्स कट्स आएंगे, या अर्निंग्स शायद जो बिल्ड इन किए हैं लोगों ने वो नहीं आएंगे, इसलिए हम अभी भी बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। सो टाइम करेक्शन और कंसोलिडेशन हैज टू हैपन इन दैट पार्ट ऑफ द मार्केट। ओके अच्छा, अगर हम बेंचमार्क इंडाइसेस की बात करें, निफ्टी सेंसेक्स यहाँ से कुछ डाउनसाइड दिखाई दे रहा है क्या? अगर हम सेफर साइड पे प्ले करना चाहिए या एक व्यू लेना चाहें, तो क्या इन स्तरों से भी अगले 2-3 महीने में मान के चलें कि थोड़ा बहुत 2-3% शायद नीचे आ सकता है मार्केट? कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये तो गेस हजार करना बहुत मुश्किल होता है, और इसका ज्यादातर टाइम सभी एक्सपर्ट्स लोग रॉन्ग हो जाते हैं इस पे। बट आई थिंक जनरली रेंज के हिसाब से, बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, इट सीम्स लाइक लार्ज कैप उस रेंज में आ गए जहां से अनलेस कोई बड़ा इधर ग्लोबल इवेंट हो जाए या बड़ा डोमेस्टिक अर्निंग्स डाउनग्रेड हो जाए, आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लग रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और उसके बाद हम कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करेंगे। नई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी सबसे ज्यादा कंफर्ट आपको कहाँ दिख रहा है? वो आई थिंक मैंने इनडायरेक्टली आंसर कर दिया है। आई थिंक सबसे ज्यादा कंफर्ट जो रिलेटिवली कंजर्वेटिव कैटेगरीज है, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, कंजम्पशन फंड, हाइब्रिड फंड्स, आई थिंक वहीं पे सबसे ज्यादा कंफर्ट है एज जनरली बेस्ड ऑन आवर व्यू की अर्निंग्स किस तरीके से पैन आउट हो रहे हैं और वैल्यूएशन कहाँ पे है। चलिए अब बात करते हैं कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी की। तो सबसे पहले श्रीदत्ता जी यही जानना चाहेंगे कि एज नेम सजेस्ट आपका लार्ज कैप्स में इस फंड के थ्रू ज्यादा एक्सपोजर है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है अभी एग्जिस्टिंग और क्या डिटेल्स हैं? आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है। ऑलमोस्ट 90-93% लार्ज कैप और 94% लार्ज कैप प्लस कैश है इसमें। एज नेम सजेस्ट ब्लू चिप फंड है, यानी सभी टॉप 100, प्रिडोमिनेटली टॉप 100 कंपनीज रिप्रेजेंट करता है ये पोर्टफोलियो। जनरली एज अ स्ट्रैटेजी इस पोर्टफोलियो का ऐसा रहा है कि ये पोर्टफोलियो में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहला चीज़ ये है कि टिपिकली हम लोग एक लार्ज proportion of portfolio, and don't hold us for numbers, but 60-70%, 80% of the portfolio most of the time we tend to have it in compounding companies. Compounding companies यानी ऐसी कंपनी जहाँ पे कंपाउंडिंग कंपनीज यानी ऐसी कंपनी जहाँ पे उस अंडरलाइंग बिजनेस का कोई इनहरेंट एज है, आइदर डिस्ट्रीब्यूशन है, स्केल है, ब्रांड है, और उसकी वजह से उस बिजनेस में आपको एक कंपाउंडेड अर्निंग्स मिलता है, और इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपाउंडेड बेसिकली स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो एक प्रिडोमिनेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है जो कंपाउंडिंग नेचर का है, जहाँ पे बिजनेसेस में इनहरेंटली कोई मोट है या एज है। चलिए, तो ये चर्चा शुरू हुई कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी की। एक क्विक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और उसके बाद हम और डिटेल्स डाइव इन करने की कोशिश करेंगे इस फंड से रिलेटेड। कौन कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा एक्सपोजर है उसको समझने की कोशिश करेंगे, कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सबसे ज़्यादा सूट करेगा, और तमाम बातें समझेंगे। लेकिन रुक रहे हैं फटाफट से छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स प्रेजेंटेड बाय बंधन म्यूचुअल फंड। आज हम बात कर रहे हैं कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड की और हमारे साथ हैं मिस्टर श्री दत्ता भांडवलदार जो कि हेड ऑफ इक्विटीज हैं कैनरा रोबोको म्यूचुअल फंड से। श्री दत्ता जी, वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और अगर हम वापस और डिटेल्स समझने की कोशिश करें कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी की, तो आप कंपोजिशन समझना चाहेंगे किन किन सेक्टर्स में आपने लार्ज कैप्स में एक्सपोजर लिया हुआ है इस फंड के थ्रू? सबसे ज्यादा हाईएस्ट होल्डिंग कहाँ पर है आपकी? श्योर। सो आई थिंक इस फंड में सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स जो है उन सेक्टर्स में है जहाँ पे हमारा अर्निंग्स कंफर्ट, अर्निंग्स रेजिलियंस पे व्यू सबसे ज़्यादा अच्छा है। जिनमें आते हैं बेसिकली लार्ज फाइनेंशियल्स, लार्ज बैंक्स है, टॉप पोजीशंस। उसके बाद में आपके लार्ज एनबीएफसीज है जो कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस है वाली एनबीएफसी है, या जो व्हीकल फाइनेंस वाली एनबीएफसी है। सो ये एक सेक्टर है जो काफ़ी ओवरवेट है ऑन ऑन इट्स ओन। सेकंड स्पेस है इंश्योरेंस कंपनीज है। थर्ड स्पेस है आपके कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी नेम्स है, जिसमें बेसिकली ऑटो प्लस नॉन ऑटो रिटेल कंपनीज आती है। थर्ड स्पेस है फार्मा, एक काफी बड़ा ओवरवेट है इसमें। और जस्ट टू स्पेसिफाई इट, यूएस जेनरिक फार्मा बड़ा ओवरवेट नहीं है, वो अंडरवेट है। बट इंडिया स्पेसिफिक या इंडिया फोकस जो फार्मा कंपनीज है या हॉस्पिटल्स है, वो बड़े ओवरवेट है। इसमें एविएशन ओवरवेट है, इसमें टेलीकॉम ओवरवेट है। ये जो सब सेक्टर्स है यहाँ पे अच्छा खासा ओवरवेट है। और जैसे आपने पहले भी कमोडिटी पे क्वेश्चन पूछा, तो कमोडिटी पे हमारा व्यू न्यूट्रल टू नेगेटिव है। तो कमोडिटीज अंडरवेट है। सो मेटल हो गया आपका, ऑयल एंड गैस हो गया, ये जो बड़े सेक्टर्स, दो सेक्टर्स है यहाँ पे बड़ा अंडरवेट है। और उसके बाद में एफएमसीजी एक अंडरवेट सेक्टर है। सो इस तरीके से पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन है इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज पोजिशन। ओके। अच्छा, जो ये आपका कॉम्पोजिशन है, ये इस कॉम्पोजिशन में क्या मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं? अगर हाँ, तो कितना ऑफन ये होता है? फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हमने जो मार्केट में रिसेंटली करेक्शन देखी, तो क्या कहीं एक्सपोजर बढ़ाया घटाया आपने इस दौरान? सो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हर क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, या जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं ऑनगोइंग बेसिस पे, तो जहाँ पे अर्निंग्स कॉन्फिडेंस बढ़ता है वहाँ पे पोजीशंस बढ़ती रहती है, जहाँ पे कम होता है वहाँ पे कम होता है। बट जस्ट टू हाईलाइट अ पॉइंट, इस पोर्टफोलियो का टर्नओवर जनरली बहुत कम है। सो हमारा जनरली थॉट प्रोसेस ये है कि अच्छे बिजनेस खरीदो, अच्छे मैनेजमेंट वाले बिजनेसेस खरीदो, अच्छे बैलेंस शीट वाले बिजनेसेस खरीदो, एंड राइड देम थ्रू द साइकिल्स। इसीलिए जो टर्नओवर है जनरली इस पोर्टफोलियो का प्रॉब्ली अमंग द लोवेस्ट है कैटेगरी में। बट अगर लास्ट 6 महीने की मुझे बात करनी है, तो प्रॉब्ली फार्मा थोड़ा बड़ा होगा, सिलेक्टिवली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बड़ा होगा, फाइनेंशियल्स, बैंक्स एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल्स, लार्ज बैंक एंड लार्ज एनबीएफसीज जो है यहाँ पे वेट बड़ा होगा। सो आई थिंक ये प्रिडोमिनेटली 3 एरियाज होंगे। और एक स्पेसिफिकली बिवरेज कंपनी है एफएमसीजी में, वहाँ पे वेट बड़ा होगा। तो ये 3-4 स्पेसेस है जहाँ पे लास्ट 6 महीने में इस पोर्टफोलियो में वेट ऊपर गया होगा। प्रिडोमिनेटली थोड़ा कम हुआ होगा, वो ऑटो में हुआ होगा और इंडस्ट्रियल्स में हुआ होगा। ये 2 स्पेसेस होंगे जहाँ पे वेट थोड़ा कम हुआ होगा ओवर लास्ट 6 मंथ्स। ओके। अच्छा, मैं देख रही थी आईटी में 10.5% के आसपास का आपका एक्सपोजर है, आईटी सॉफ्टवेयर में स्पेशली। अब अगर हम इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक वाईटीडी कंपैरिजन करें, तो अंडर परफॉर्म किया है आईटी ने, और काफ़ी करेक्शन ऑलरेडी हमने देखी है। मान के चले कि अब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रही हैं इन स्तरों से, और ज़्यादा डाउनसाइड आईटी में नहीं है। और दूसरी चीज़, इस रीसेंट फॉल में आपने एक्सपोजर आईटी में कम किया या इंक्रीज किया? सो अबाउट अ ईयर बैक हम लोगों ने आईटी में एक्सपोजर बढ़ाया था, और रिसेंटली लास्ट 3 महीने में हम लोगों ने नेट नेट आईटी में एक्सपोजर कम ही किया है। और उसका प्रिडोमिनेंट रीजन यही है जो आपने ग्लोबल एस्पेक्ट्स इनिशियली काउंट किए, टैरिफ रिलेटेड, यूएस ग्रोथ अनसर्टेनिटी। तो जनरली ये एक्सपेक्टेशन था कि जब नया गवर्नमेंट आएगा, ट्रम्प बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट आएगी, शायद इट विल बी ग्रोथ पॉजिटिव फॉर यूएस। बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आइदर ये इवेंट यूएस ग्रोथ के लिए न्यूट्रल रहेगा, या शायद नियर टर्म के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। और इसीलिए जैसे मैंने बोला कि लास्ट 2-3 महीने में नेट नेट आईटी एक्सपोजर कम हुआ होगा। वैल्यूएशन कंफर्ट, हाँ, काफी सारा वैल्यूएशन कंफर्ट अभी है, बट ग्रोथ कंफर्ट आई थिंक कम हो रहा है या न्यूट्रल है। और उसीलिए इमीडिएट कोई एक्शन यहाँ पे हम एटलीस्ट देख नहीं रहे हैं। ओके। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप रिसेंटली आपने कुछ कंपनीज हैं जहां पर एक्सपोजर बढ़ाया, जिनका एडिशन किया। अच्छा, जब यूजुअली आप कंपनीज को पिक करते हैं, स्टॉक्स को पिक करते हैं कॉम्पोजिशन के हिसाब से, तो
आपका जो पैरामीटर रहता है वो क्या रहता है? आई एम श्योर ग्रोथ आप देखते होंगे, अर्निंग आउटलुक देखते होंगे, वैल्यूएशंस भी देखते होंगे, मोमेंटम भी चेक करते होंगे। लेकिन अगर हम इस कैटेगरी को या इन तमाम पॉइंट्स को एक सिनेरियो में रखें तो सबसे पहले क्या प्रायोरिटी पे आपके रहता है जब आप कंपनीज को पिक करते हैं, और लीस्ट प्रायोरिटी पर क्या रखते हैं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हमारे लिए 2 है कि ये बिज़नेस रन कौन कर रहा है, यानी कौन-सा मैनेजमेंट है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये एक पहला पैरामीटर है। क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारा चर्न कम है, तो हम लोग टिपिकली होल्ड करते हैं स्टॉक्स, लार्ज कंपनीज़ हैं। दूसरा पैरामीटर ये है कि ये बिज़नेस इनहेरेंटली किस क्वालिटी का है, यानी ये सिक्लिकल बिज़नेस है, डीप सिक्लिकल बिज़नेस है, नैरो सिक्लिकल बिज़नेस है या स्ट्रक्चरल बिज़नेस है। तो वो एक सेकंड फोकस होता है और थर्ड होता है पहला कि बैलेंस शीट किस टाइप का है, बैलेंस शीट में कोई रिस्क है, लिवरेजेस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है। ये 2, 3, 4 जो पैरामीटर ये प्रेडोमिनेंटली काइंड ऑफ बेडरॉक है कि उसके बाद में ही सिलेक्शन शुरू होता है। और जैसे आपने अलूड किया वो सब फैक्टर्स इसके बाद में आते हैं कि सेक्टर में स्केलेबिलिटी कैसी है, इस कंपनी का एग्जीक्यूशन कैसा रहा है, उसके लिए की जो अपॉर्च्युनिटी प्रेज़ेंट की गई है उसको ये कैप्चर कर सकता है कि नहीं। नियर टर्म में इंक्रीमेंटल कैपिटल एफिशिएंसी यानी इंक्रीमेंटल आरओसीज़ कैसे चल रहे हैं, आरओईज़ कैसे चल रहे हैं, इंक्रीमेंटल ग्रोथ कैसे चलेगा इस कंपनी में या सेक्टर में। सो इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है अ, एक बार मैनेजमेंट क्वालिटी, बिज़नेस क्वालिटी, बैलेंस शीट क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। उसके बाद में प्रेडोमिनेंटली इंक्रीमेंटल ग्रोथ कैसा है उस सेक्टर का, अपॉर्च्युनिटीज़ कैसा है उस सेक्टर में और वो मैनेजमेंट उसको कैप्चर कर पाएगा कि नहीं, उसके पास वो एडवांटेजेस है कि नहीं, वो आई थिंक प्रेडोमिनेंट फैक्टर बनते हैं कोई भी स्टॉक सिलेक्शन के लिए। हम्म, और श्रीदत्त जी, अगर इस फंड की हम रिस्क प्रोफाइलिंग देखें तो कैसे देखते हैं आप इसके रिस्क प्रोफाइलिंग? कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये फंड सूट करेगा, या फिर एटलीस्ट कितना होराइजन लेकर चलें अगर ये फंड ऐड करें पोर्टफोलियो में? अ, सो एक तो है कि सेबी का क्लासिफिकेशन है जो रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन है कि हायर इक्विटी है तो हाई रिस्क कैटेगरी है, बट विद इन इक्विटी ये लार्ज कैप है। सो जनरली टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। सो ये जनरली प्रोडक्ट है जो मिड टू कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए है और एटलीस्ट मिनिमम जो लोग 3 से 5 साल फंड होल्ड करना चाहते हैं और वोलेटिलिटी कम चाहते हैं बिकॉज़ इनहेरेंटली लार्ज बिज़नेसेस है तो वोलेटिलिटी रिलेटिवली कम रहेगा पोर्टफोलियो में। अगेंस्ट इंडेक्स भी हमारे प्रोडक्ट का वोलेटिलिटी थोड़ा-सा कम है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन में मेजर होता है या बीटा में मेजर होता है। बट 3 से 5 साल आई थिंक मिनिमम होराइज़न इन्वेस्टर का होना चाहिए इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके। अच्छा, करंट मार्केट सिनेरियो में सजेशन क्या है आपका इन्वेस्टर्स के लिए जो नए पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर रहे हैं? कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन पूरे पोर्टफोलियो में किस तरीके का रखें, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में? क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप्स में हमने देखा रिटेल यूजुअली ये ऐसे सेगमेंट, ऐसी पॉकेट होती है जो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और ये पॉकेट भी ऐसी है जहाँ पर तेज़ी से पैसा बनता हुआ भी दिखता है तो तेज़ी से इन्वेस्टर्स गवा भी देते हैं। अगर करंट मार्केट सिनेरियो को समझें, आगे का आउटलुक समझें, तो किस तरीके का कॉम्पोजिशन इन्वेस्टर्स रख सकते हैं फिलहाल? आई थिंक ये काफ़ी जेनेरिक क्वेश्चन है, ये आई थिंक इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बहुत वेरी करता है। सबसे पहला तो चीज़ है कि इन्वेस्टर को खुद का क्या पर्सनैलिटी है वो पता होना चाहिए, उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसका वोलेटिलिटी क्या है और उसका होराइज़न क्या है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है बिफोर एलोकेटिंग वेदर यू आर डूइंग एसेट एलोकेशन और विद इन इक्विटीज़ आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जा रहे हो। उसके बाद में ऑफ कोर्स आपको आपके एडवाइज़र का व्यू लेना चाहिए कि आपको कैसे एलोकेट करना चाहिए। बट जनरली हमें लगता है कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आपको वोलेटिलिटी नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा, फिर भी आपको एक हेल्दी रिस्क रिटर्न चाहिए जो कि इस कैटेगरी ने लार्ज कैप एज़ अ कैटेगरी ने दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक ये कैटेगरी रिलेटिवली जो अ, लेस एडवेंचरस इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये कैटेगरी एक अच्छा ज़रिया है, जहाँ पे वो ईज़िली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर मार्केट का कॉन्टेक्स्ट लूँ, तो मुझे लगता है कि मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लास्ट ईयर जो था वहाँ पे लोगों को थोड़ा फेयरफुल होना चाहिए था क्योंकि एक्सेसेस हो रहे थे। इस साल जनरिकली लोगों को अगले 6-8 महीना 1 साल जब पेन दिख रहा है, जब सामने सब प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं बट रिलेटिवली वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होते जा रहा है, वहाँ पे लोगों को थोड़ा-सा रिलेटिवली मोर ग्रीडी होना चाहिए। बट बिफोर डूइंग एनी एसेट एलोकेशन आई थिंक दे should understand themselves first well and then they should talk to their IFA before or advisor before actually allocating across mid cap small cap particularly. ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन हमारे सभी व्यूअर्स के लिए।
और डेफिनेटली जैसे श्रीदत्ता जी ने कहा, सबका रिस्क एपेटाइट, होराइजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसी भी पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन थैंक यू सो मच सर आपका आने के लिए शो में और कैनरा रुबो को ब्लू चिप इक्विटी फंड पर इलैबोरेट करने के साथ साथ मार्केट्स पर भी अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।